हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नरेंद्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट में पदार्थों के चुंबकीय गुण का। पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होता है किस कारण से होता है और इनके बेस पर जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग इस क्लास में यही सब देखने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं पदार्थों के चुंबकीय गुण। जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे कि हम क्या करते हैं, आप एक चुंबक लेते हैं और चुंबक के पास अगर आप कोई लोहे की वस्तु लाते हैं तो चुंबक क्या करता है, लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप ऐसा किए होंगे या आप क्या किए होंगे कि कभी कभी आप दो चुंबक को आप पास लाते होंगे, और दोनों चुंबक को क्या करते होंगे, सटाते होंगे, तो एक दूसरे को क्या करते होंगे, वे प्रतिकर्षित करते होंगे। कहने का मतलब एक दूसरे को वे दूर धकेलते होंगे। तो ये होता है किसका, पदार्थों का ये दोनों चुंबकीय गुण है। चाहे वो पदार्थ हमारा चुंबक की तरफ आकर्षित हो, चाहे क्या हो, प्रतिकर्षित हो। ये दोनों बातें क्या बताती हैं, पदार्थों में चुंबकीय गुण हैं। अगर हम क्या करें, किसी वस्तु को चुंबक के पास लाएं और वह चुंबक ना उसको आकर्षित करे ना उसको क्या करे, प्रतिकर्षित करे, यानी उसमें कोई भी इंटरेक्शन ना हो, कुछ ना हो उसमें, हम बोलेंगे कि उस पदार्थ में कोई चुंबकीय गुण नहीं है ना। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये जो चुंबकीय गुण है पदार्थों में ये कैसे आ जाता है? आखिर क्यों कुछ पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं, चुंबक की तरफ तो आकर्षित होते हैं, कुछ क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, और कुछ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जैसे आप क्या करें, आप किसी चुंबक के पास आप प्लास्टिक की कोई वस्तु आप ले जाओ तो क्या उसमें ऐसा आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है? नहीं। तो हम बोलेंगे इस पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं है। तो क्या बात है आखिर कि पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो आपकी हेडिंग है पदार्थों के चुंबकीय गुण। आप हेडिंग नोट कर लीजिए, पदार्थों के चुंबकीय गुण। अब एक बात और कि हम लोगों को ये पता है कि कोई भी पदार्थ होगा हमारे पास, या तो उसके पास या तो क्या होगा, या तो वो परमाणविक रूप में होगा, या तो किसके रूप में होगा, आयनों के रूप में होगा, या तो वो अणुओं के रूप में होगा। बात समझ में आ रही है ना कि हमारा जो पदार्थ होगा या तो वो परमाणु के रूप में होगा, या तो किस रूप में होगा, या तो वो आयन के रूप में होगा, या तो किसके रूप में होगा, या तो वो अणु के रूप में होगा, मॉलिक्यूल के रूप में होगा। ठीक है, तो जब हमारा पदार्थ परमाणुविक अवस्था में होगा तो हम क्या उसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अगर उसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उस पदार्थ के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं और उसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या रहे, अयुग्मित रहे, ठीक है, और किसी आयन का हम देखें, आयन जैसे हमारा है Fe+2 आयरन 2+, तो आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपका लास्ट में क्या मिलता है, तो लास्ट में आपको मिलेगा 4s का 0 हो जाएगा और 3d का 6 हो जाएगा। 3d का 6, तो 3d का 6 आप d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल या 5 कक्षक, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हमारा युग्मित है, पेयर्ड है, लेकिन ये वाले सभी क्या है, ये वाले हमारे अयुग्मित हैं, जो कि युग्मित नहीं है, अनपेयर्ड है। ठीक है, तो अगर किसी पदार्थ में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दें तो हमारा पदार्थ निश्चित रूप से क्या होगा, चुंबकीय होगा। क्या होगा, चुंबकीय होगा। अब देखिए, अब जैसे कोई अणु है, हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है क्या, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो आणविक कक्षक सिद्धांत हमें बताता है कि परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। इस तरीके से आपने वहां पे पढ़ा था कि परमाणु के पास होते हैं परमाणविक कक्षक, और जब वो मिलकर के अणु बनाते हैं तो अणु के पास होता है आणविक कक्षक। और आणविक कक्षक में 2 प्रकार के कक्षक होते हैं, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको बोलेंगे हम आबंधी आणविक कक्षक, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसको बोलेंगे हम क्या, अनाबंधी आणविक ऑर्बिटल, अनाबंधी आणविक कक्षक। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी ज्यादा होगी। और इस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, कुंड के नियमानुसार क्या करते हैं, फील करते हैं। अफबाउ के नियमानुसार क्या करते हैं, फील करते हैं।
तो जब हम उनके आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो अगर हमको वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पदार्थ क्या होगा, चुंबकीय होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे ऑक्सीजन हमारा अणु रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, अणु रूप में मिलता है। तो ऑक्सीजन का अगर आप आणविक कक्षक मॉडल बनाओगे, आप चित्र बनाओगे, तो आपको इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप कक्षा 11 में देख लेना बुक उठा करके, आणविक कक्षक सिद्धांत में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक डायग्राम बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ऐसे आणविक कक्षक हैं और बनता है बॉन्डिंग, बनता है एंटी बॉन्डिंग, ऐसा कोई चित्र वहां पे बनाया गया है, ठीक है ना? वहां पर देखेंगे ये तो हमारा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, हमारे अयुग्मित दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा वो पदार्थ जो अनुरूप में है वो क्या होगा, चुंबकीय होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो एक बात हमको मालूम हो गई कि अगर किसी पदार्थ में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो पदार्थ हमारा चुंबकीय होगा। चलिए आप एक लाइन नोट करिए, लिखिए आप, पदार्थों के चुंबकीय गुण उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। समझ रहे हैं ना? पदार्थों के चुंबकीय गुण उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित नहीं बल्कि क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, क्लियर हो गई बात? अगर किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हमारा पदार्थ क्या करेगा, चुंबकीय गुण दिखाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गई चुंबकीय गुण की बात। और एक बात, जब पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है तो वो पदार्थ क्या होता है, अगर उसको हम चुंबक के पास ले जाएंगे, अगर हम उस पदार्थ को चुंबक के पास ले जाएंगे तो पदार्थ क्या होगा, उसमें कुछ क्या आ जाएगी, ऐसे मूव करने की, ऐसे मूव कर जाएगा इस तरीके से, मतलब ये घूम जाएगा हमारा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि ये हमारा अगर चुंबक है, चुंबक की तरफ कोई पदार्थ गया बस ऐसे ही चला गया, ऐसे नहीं, बल्कि क्या होगा, ये कुछ ऐसे मूव करते हुए जाएगा। तो ये गति क्यों करेगा, तो ये इसी गति को हम कहते हैं कि ये चुंबकीय आघूर्ण है, क्योंकि चुंबकीय गुण की वजह से में क्या आ गया, आघूर्ण आ गया, इसको बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण। तो पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यह 2 वजह से होता है, एक, अब देखिए हमने क्या बोला कि पदार्थ में क्या आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा, मतलब वो घूम जाएगा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। इसको आप बोलते हो मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हो आप इसे, ठीक है? अब मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब, अब मैग्नेटिक है मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और मूवमेंट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ हमारा क्या करेगा, ऐसे मूव करने लगेगा। तो अब आप एक चीज और सुने होंगे कि आप चुंबकीय सुई का नाम सुने होंगे। चुंबकीय सुई क्या करती है कि जो व्यक्ति समुद्री यात्रा करते हैं, तो समुद्री यात्रा के दौरान उनको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो दिशा का पता लगाने के लिए चुंबकीय सुई का प्रयोग करते हैं। तो चुंबकीय सुई क्या होती है कि अगर उसको हम ऐसे रख दें चुंबकीय सुई को, तो चुंबकीय सुई हमारी क्या होगी, नॉर्थ और साउथ में क्या हो जाती है, ठहर जाती है। अगर ऐसे है तो तुरंत कैसे हो जाएगी, ऐसे, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे ठहर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह खुद एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और उसकी चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, उत्तर से दक्षिण की दिशा में या दक्षिण से उत्तर दिशा में क्या होती है, चलती हैं। तो इस तरीके से वो हमारी चुंबकीय सुई क्या करेगी, उसी दिशा में ठहर जाती है। अगर ऐसे रहेगी, अगर पूर्व पश्चिम में है तुरंत घूम के ऐसे हो जाएगी, इसका मतलब उसमें क्या आया, चुंबकीय आघूर्ण आया। तो सेम बात वही यहाँ पर होगी कि पदार्थ में अगर चुंबकीय गुण है वह गति करेगा, उस गति करने को हम बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना? और चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, यही ना? कि अगर हमारे पास दो चुंबक हैं, ये हैं, और इनके बीच की दूरी क्या है,
उनके बीच की दूरी d है। तो अब इसका चार्ज कितना है, मान लीजिए इसका चार्ज कितना है, q है चार्ज। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण q बराबर होता है, तो म्यू बराबर q इंटू डी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला पता है, मतलब ये इसमें इतना चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण क्यों आया, आखिर ये गति क्यों किया हमारा पदार्थ। तो अब यहाँ पर आप एक बात समझ लो, ये बात आप समझ लो कि अगर हमारा कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो पदार्थ हमारा परमाणुओं से मिलकर बना हो, तत्वों से मिलकर बना हो, चाहे हमारा पदार्थ किसी अणु से मिलकर के बना हो, चाहे हमारा पदार्थ किसी आयन से मिलकर के बना हो। अब जरा समझना यहाँ पे, जरा समझना यहाँ पे कि अब पदार्थ में सबसे छोटी क्या होगी, उसकी परमाणु होगी। क्या होगी, परमाणु होगी। अब उस परमाणु में अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु की एकदम बीचों बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, बोलो, न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, यानी कि परमाणु का नाभिक। अब ये जो परमाणु का नाभिक है यहाँ पर ये एकदम सेंटर पे होगा और उसके बाहर क्या होते हैं, परमाणु कक्षक, परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, यानी कोषों के अंदर परमाणु ऑर्बिटल पाए जाते हैं और इन्हीं ऑर्बिटलों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ ऐसे गति करता है, एक तो अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। मतलब जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है अपनी एक्सिस पर, खुद घूमती है और सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर भी लगाती है। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन इस नाभिक का तो चक्कर लगाएगा, ठीक है, और खुद भी क्या करेगा, खुद भी घूमता रहेगा अपने आप, अपने एक्सिस पे। तो अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण आया है, या किसकी वजह से आया है। और एक बात हम आपको बता दें, आप ध्यान दो, एक बात हम आपको बता दें कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो परमाणु होते हैं उसका जो नाभिक होता है, उसका जो न्यूक्लियस है, नाभिक स्वयं क्या करता है, मूव करता है, स्वयं अपने एक्सिस पे क्या करता है, मूव करता है। बात समझ रहे हैं ना, गति करता है। तो नाभिक में भी क्या होती है, मूवमेंट, गति करने की, घूमने की, अपने एक्सिस पे रह के क्या करेगा, ये गति करता रहेगा, गति करता रहेगा। तो ये नाभिक का क्या होता है, ये अपना मूवमेंट होता है, हमारा नाभिक अपने एक्सिस पे घूमता है। और इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते हैं और अपने एक्सिस पर घूमते हैं। तो दो तरह की गतियां हमको देखने को मिली यहाँ पर। एक तो नाभिक का अपने एक्सिस पर घूमना, एक तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। ठीक है ना। तो ये जो बात है, ये दोनों बातें ही किसी पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण को ला देती है। बात क्लियर हुई ना। नाभिक का अपने एक्सिस पर घूमना और इलेक्ट्रॉन का उसके चारों ओर घूमना, ये दोनों बातें किसी पदार्थ के अंदर क्या ला देंगी, चुंबकीय आघूर्ण ला देंगी। कहने का मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारा जो पदार्थ होगा उसमें चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा, यानी कि वह हमारा पदार्थ घूमने लगेगा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। जैसे चुंबकीय सुई हमारी क्या करती है, घूम जाती है उत्तर और दक्षिण दिशा में। बात क्लियर है। अब चलो यहाँ पर एक लाइन आप नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय आघूर्ण है, इसमें आप नोट करना कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण लिख लो आप, चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ में उपस्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। तथा नाभिक, न्यूक्लियस तथा नाभिक का अपने अक्ष, अपने एक्सिस, अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब गति, घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई ना। हमने क्या बोला कि चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ में उपस्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की गति तथा नाभिक का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। बात क्लियर है, नोट करो जल्दी से, ठीक है। अब चलो एक चित्र आप नीचे बना लेना, दिखा देना कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन गति करता है और कैसे नाभिक क्या करता है, गति करता है। तो ऐसे आप बना लेना। ये अगर हमारा क्या है,
ये इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे ही गति कर रहा है। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की क्या है दिशा है, ये चक्रण की दिशा है, चक्रण की दिशा है। इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे गति कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से आएगा चुंबकीय आघूर्ण, इसकी वजह से आएगा चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। अब दूसरी बात हमने बोला था कि नाभिक भी क्या करता है गति करता है। अब इस क्या करेंगे हम लोग दिखा देंगे। ये हमारा अगर परमाणु का नाभिक है, ये अगर हमारे परमाणु का नाभिक है तो इसकी वजह से भी क्या, ये फिगर अगर हमारा ए है तो ये बी होगा, इसकी वजह से भी क्या आएगा, इसकी वजह से भी चुंबकीय आघूर्ण आएगा, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये परमाणु का नाभिक है, परमाणु का नाभिक है। और इसके बाहर कौन गति कर रहा है, यहाँ पे इसके बाहर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है चारों ओर। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो अब ये न्यूक्लियस खुद क्या करेगा, घूमेगा। इस न्यूक्लियस के घूमने की वजह से भी चुंबकीय आघूर्ण आएगा। और इस इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस पर, इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपने एक्सिस पर भी घूमता है, तो एक्सिस पर घूमने की वजह से क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण आएगा। नोट कर लो, फिगर बना लो। ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब एक बात और आपको हम बताएं कि अब जैसे हम किसी पदार्थ के आवेश को मापते हैं ना, हर चीज की कोई ना कोई क्या होती है, इकाई होती है। तो वैसे ही हमारा जो पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण होता है, म्यू होता है, इस म्यू की एक इकाई होती है। ये एग्जाम में आपके पूछा भी गया है, वो क्या होती है, वो होती है बोर मैग्नेटॉन। आप यहाँ पर एक लाइन नीचे नोट करके लिख लो, क्या, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, इसको नोट करके आप लिखना, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन होती है, बोर मैग्नेटॉन। इसको शार्ट में बीएम लिखा जाता है, बीएम का मतलब बोर मैग्नेटॉन। तो चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन होती है। ठीक है ना, नोट हो गया। अब देखिए, अब हमारे पदार्थ के अंदर क्या था, चुंबकीय गुण था। अब इसी चुंबकीय गुण के आधार पर हमारे पदार्थों को चार या क्या कहते हैं 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आप नीचे नोट करो, जल्दी से नीचे नोट करो। चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। कितने प्रकार के मैंने भी बताया, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार आपका है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, बात आप समझते चलिएगा। पहला मैंने बोला अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और तीसरा आपका क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और आपका चौथा प्रकार होता है क्या, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरी। इसको बोलते हैं फेरी नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, इसको एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी है, प्रति का मतलब एंटी, उसका अपोजिट, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और पांचवा प्रकार आपका होता है कौन सा, पांचवा आपका होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है ना, तो ये पदार्थ आपके चुंबकीय गुण के बेस पे कितने होते हैं, 5 प्रकार के। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और कौन सा, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो 5 तरह के आपके पदार्थ हो गए, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थ। एक एक करके हम लोग देखते हैं, जल्दी 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 से नोट करो। चलिए अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि अनुचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या है। बहुत ही आसान है, आपको समझना है यहाँ से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। जरा ध्यान दीजिए आप लोग, जरा ध्यान दीजिए कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, समझना मेरी बात है। तो मैंने बोला कि जिन पदार्थों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चुंबकीय गुण दिखाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ जो हमारा होता है ये चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, सब्सटेंस है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से, बहुत ही वीक मतलब बहुत तेजी से नहीं बल्कि बहुत ही वीक क्या होगा, बहुत ही दुर्बल रूप से आकर्षित किया जाता है। मेरी बात समझ में आई। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जिन पदार्थों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, जैसे O2 है, O2 मॉलिक्यूल Fe2+ है ना, Mn3+ है, ये सभी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। चलो आप एक लाइन लिख लो, ऐसे पदार्थ लिख लो आप जल्दी से, ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ये पदार्थ ने क्या बोला था, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसी के डायरेक्शन में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बल रूप से, बहुत ही वीकली, दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें, चुंबक को वहां से हटा दें, तो पदार्थ के अंदर का जो गुण है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अगला पॉइंट आप नोट कर लो, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा, अनुपस्थिति में ये पदार्थ
ये पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देते हैं, अपना चुंबकत्व क्या करते हैं, खो देते हैं, खो देते। बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल आप जल्दी से नोट कर लो, एग्जाम्पल आप नोट कर लो। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल मैंने बोला था आपका O2 मॉलिक्यूल है, क्रोमियम 3+ है, Fe2+ है, और O2 3+, Fe2+, और आपका हाँ Fe3+ भी होता है, Fe3+। ये सभी क्या है? ये सभी चुंबकीय अनचुंबकीय पदार्थ हैं, Man2+ आदि। ठीक है, समझ में आ गया बात? ये होता है आपका अनचुंबकीय पदार्थ। अब दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब दूसरी हेडिंग आप जल्दी से नोट करो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब और एक बात कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व, और अनचुंबकीय पदार्थ का गुण क्या कहलाता है? अनुचुंबकत्व। ठीक है, इसको आप बोलते हो क्या? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि ऐसे पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर होंगे, डबल डबल होंगे एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लो जल्दी से। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, क्या इसमें नहीं पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब मैंने बोला था कि ऐसे पदार्थों को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो पदार्थ क्या किए जाएंगे? तो पदार्थ प्रतिकर्षित किए जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन पदार्थों को, अगला पॉइंट लिख लो आप, इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे आप मान लो स्कूल का सबसे शरारती लड़का है, उसको क्या किया? प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, आओ जरा मेरे पास आओ, आपसे कुछ बात करनी है। तो प्रिंसिपल साहब क्या हुआ, ऐसे जा रहे हैं और पीछे पीछे उसको बुला रहे हैं कि आप मेरे पीछे पीछे आप आओ। तो क्या होगा? वो तुरंत ही टर्न होगा और क्या करेगा? भागेगा उसके प्रिंसिपल साहब की विपरीत दिशा में। अगर ये हम प्रिंसिपल साहब है और इस बच्चे को क्या किए? बुलाए, चुंबकीय क्षेत्र है और इसको बुलाया कि मेरे पास आओ, ये इधर जा रहे हैं, इसको बुला रहे हैं। ठीक है, तुरंत क्या करेगा? ये भागेगा इधर की तरफ। बात समझ में आई बात? तो मैंने वही बोला, ऐसे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ये भाग रहा है इधर। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होना किसका गुण है? यह है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का गुण होता है। अब इसकी आप एग्जाम्पल नोट कर लो, इसका एग्जाम्पल नोट कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल आप नोट करो, जैसे H2O है, वाटर आपका है, NaCl है,
बेंजीन C6CH6 आदि। ठीक है, इसमें सभी क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। Na है, Na प्लस है, Cl माइनस है, तो Na प्लस का कितना होगा कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, 6 से पेयर्ड है, और Cl माइनस का लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 3s2 3p6। ठीक है ना, तो सभी के सभी क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, तो ये क्या होगा हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। नोट करो जल्दी से। ठीक है, नोट हुआ। अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे कई बार पूछा गया है, आपको इसका फिगर दे दिया गया है, आपसे पूछा है कि ये जो फिगर है यह किस प्रकार के पदार्थ को संबोधित कर रहा है। तो जरा ध्यान समझिए इसको, आप जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, अब प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय हम लोग लेवल में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन अब ये लौह चुंबकीय तो नहीं पढ़े। अब यहाँ से एक नया टॉपिक है आपके लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब कौन सा है, लौह चुंबकीय पदार्थ। जल्दी से हेडिंग बनाओ आप, तीसरी लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरा बनाओ आप हेडिंग, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब यहाँ पे आप हेडिंग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ भी क्या होते हैं, इन पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें, अगर ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखें, यह पदार्थ हमारा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, आकर्षित होता है। बात समझ में आई। तो आप चलो पहला पॉइंट आप नोट करिए, ऐसे पदार्थ, आप नोट करो, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से, बहुत ही स्ट्रांगली, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब अगली बात एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है ना, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, और गैडोलिनियम है, और CrO2 ना, क्रोमियम का ऑक्साइड आदि। ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी चुंबक की तरफ प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, एक बात समझनी है, पहले समझ लो तो उसके बाद आप नोट कर लो। जैसे अगर हम मानते हैं कि यह हमारा क्या है, यह हमारा कोई लोहे का पदार्थ है, मान लो क्या है, लोहा है, इतना पदार्थ का लोहा है, क्लियर है। अब ये लोहा, अभी ये यहाँ पर हमने कोई चुंबक नहीं लाया, तो अब मैंने बोला था कि ये पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है मतलब गति करते हैं। तब ये लोहे का जो पदार्थ है, इस लोहे के पदार्थ के अंदर जो धातु आयन होंगे, जो आयरन आपका प्लस के रूप में होगा ना, और बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका जो धातु आयन है यह छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे इसके कई सारे भाग हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, मतलब कई सारे इसके भाग हो जाएंगे, और छोटे छोटे भागों में जो आयन होंगे वह, उनको हम बोलेंगे डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। मान लो आपके स्कूल में इंटरवल हो गया और आपके क्लास के सारे बच्चे कहाँ चले गए, फील्ड में चले गए। क्या सभी बच्चे एक ही साथ एक ही दिशा में मुंह करके बैठे रहेंगे जैसे क्लास में बैठे थे? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। 5 लोग अपने ग्रुप में होंगे,
4 लोग अपने ग्रुप में होंगे, 6 लोग अपने ग्रुप में होंगे। कहने का मतलब जिसकी जिससे ज्यादा बनती होगी सब अपने अपने ग्रुप में क्या हो जाएंगे, एक जगह बैठ के या खड़े होकर के बातें करेंगे ना। तो ऐसे ही सेम क्या होगा, अगर ये हमारा लोहे का पदार्थ है, लोहे के पदार्थ के अंदर तो धातु आयनों का अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, अपना अपना ग्रुप बना लेंगे, क्या ये मेरा ग्रुप है। और हमने बोला इसको आप क्या बोलोगे, डोमेन बोलोगे, ठीक है ना। अब इस डोमेन का क्या होता है, इसको डोमेन है, अब जरा देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पर इनका जो इन डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण होगा, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण कुछ इस डायरेक्शन में है, और ये जो अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं इनका जो डोमेन, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है इस दिशा में है। इधर वाले ग्रुप का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है, तो इधर वाले का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है ना। ये क्या है, हमारा पदार्थ के अंदर छोटे छोटे क्या बन गए, ग्रुप बन गए, समूह बन गए धातु आयनों को। अब इन धातु आयनों का क्या है, ये चुंबकीय आघूर्ण इधर है, उसका इधर है, इसका इधर, इसका क्या है, इधर है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, जैसे ही पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, कहने का मतलब अब इंटरवल के हुआ, अचानक क्या हुआ, अचानक कोई क्लास टीचर वहां पर फील्ड में आ गया, तो क्या सारे बच्चे ऐसे ही उनको ध्यान नहीं देंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे, तुरंत क्लास टीचर की तरफ क्या हो जाएंगे, मुंह करके एकदम खड़े हो जाएंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, विन्यासित हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी क्या होगा, अब इस पदार्थ को मैंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रख दिया गया, और इसको हम लोग HO से नोट करते हैं, और इसकी दिशा क्या आ रही है, ऊपर की तरफ बता रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है यहाँ पे, तो अपने अपने ग्रुप में थे सभी। डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण क्या था, एकदम निरस्त था, कुछ भी नहीं था, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, जितना उधर भागा उतना पीछे भाग के बराबर कर दिया, ठीक है ना। मतलब पदार्थ के अंदर कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखा गया, तुरंत सारे डोमेन का, सारे समूहों का, धातु आयनों के समूह जिन्हें डोमेन कहते हैं, इनका क्या होगा, डायरेक्शन एक ही हो गई, कौन सी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये हो जाएगा सारे डोमेन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये होता है हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ, ये होता है हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। बात समझ गए। अब जरा लिख लो जल्दी से, नोट करो, पहले नोट करो, फिर फिगर आप बना लिख लो, लिख लो जल्दी से। लिखना इसमें आगे आप नोट करिए। ठोस अवस्था में ये पदार्थ, ठोस अवस्था में ये पदार्थ धातु आयनों के समूहों में पाए जाते हैं, समूहों में पाए जाते हैं। इन समूहों को डोमेन कहते हैं, इन समूहों को डोमेन, ये क्या है सभी, ये डोमेन है, इनको आप क्या बोलोगे, ये डोमेन है, जिन्हें डोमेन कहते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब लिखना आगे, प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। आगे लिखना, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त रहता है, निरस्त रहता है, निरस्त रहता है, क्योंकि डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में अभिन्यासित होते हैं, क्योंकि डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, अभिन्यासित होते हैं, ठीक है। आगे लिखिए,
लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण, सभी डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिन्यासित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो गए? अभिन्यासित। सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिन्यासित हो जाता है। और प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न होता है, और प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम चुंबक को हटा लें, तब भी क्या रहेगा? इनके डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण वही रहेगा जो चुंबक को रखने पर था। बस समझ में आया कि आगे नहीं? मतलब कि इन पदार्थों का गुण जो होगा चुंबक को हटा लेने के बाद भी क्या होता है? बना रहता है। ठीक है ना? तो अगला पॉइंट आप नोट करो जल्दी से। लिखना, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर डोमेनों का क्रम बना रहता है। डोमेनों का क्रम बना रहता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। ठीक है ना? इसको आप जल्दी से फिगर को बना लो। एक बात और सुन लो, अगर आपके पास कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है और लौह चुंबकीय पदार्थ को अस्थायी चुंबक बनाना है, तो उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में बहुत दिन तक क्या करेंगे? रखे रहेंगे। तो फिर हम चुंबक को वहां से क्या करेंगे? हटा लेंगे। तो हमारा जो पदार्थ लौह चुंबकीय था आज वो चुंबक की भांति क्या करेगा? बिहेव। समझ रहे हैं? अब जल्दी से फिगर को बना लो। ठीक। आपकी किताब में एक चित्र और बनाया गया है ऐसे ना, इस तरीके से ऐसे बनाया गया है। ये बात वही है, मतलब ये जो हमने यहाँ पे बनाया ये अलग अलग डोमेन है। पहला डोमेन, दूसरा डोमेन, तीसरा, चौथा डोमेन। जब इस डोमेन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, सबकी डायरेक्शन क्या हो गई? एक तरफ। सबकी दिशा क्या हो गई? एक तरफ। ये भी क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे हमने यहाँ पे बनाया छोटे छोटे डोमेन है ये, ऐसे यहाँ पर क्या है? छोटे छोटे डोमेन है। ठीक है। मैंने यहाँ सभी का दिखाया, यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। तो ऐसा अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई चित्र आता है कि ये पदार्थ का क्या है? चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, तो आप बताओ कि ये पदार्थ कौन सा है? पांचों में से कौन सा है? तो आप देखोगे सारे के सारे डोमेन की डायरेक्शन एक ही दिशा में, तो आप बोलोगे लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। चलो अब हेडिंग लिखना आप। अगली हेडिंग है आपका, अगली हेडिंग नंबर 4 लिखना, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। हेडिंग लिखना, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको बस समझ के क्या करना है? याद करते चलना है इसको। अब हेडिंग है आपकी चौथा प्रकार हमारा है, मैंने क्या बोला? प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं? एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब यहां पर क्या होगा कि ऐसे पदार्थों को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ध्यान देना मेरी बात, ऐसे पदार्थों यानी कि प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो इन पदार्थों के डोमेन क्या होते हैं? ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होते हैं? अभिन्यासित हो जाते हैं। अगर एक का चुंबकीय आघूर्ण का डायरेक्शन क्या है? पूर्व है, दूसरे का क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है ना? बात समझ में आई? इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे? अभिन्यासित हो जाएंगे। जब
का डायरेक्शन अलग, एक का डायरेक्शन अलग होगा, तो टोटल इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो। आप नोट करो जल्दी से। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रखने पर उनके डोमेन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं, अभिन्यासित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आगे लिख लेना, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या होगा, इनका चुंबकीय आघूर्ण डोमेनों के विपरीत दिशा में अभिन्यासित होने से, डोमेनों के विपरीत दिशा में अभिन्यासित होने से क्या हो जाएगा, बोलो, निरस्त हो जाता है। ठीक है ना, इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाएगा, यानी कोई चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है MnO। ठीक है, मैग्नीज का ऑक्साइड है MnO, बन गया। और यहां पर क्या होगा कि इनके जो डोमेन होंगे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिन्यासित हो जाएंगे। अगर ये 4 डोमेन हैं उस पदार्थ के, तो पहले का डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका नीचे की तरफ, इसका ऊपर तो इसका नीचे, मतलब एक दूसरे को क्या, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, तो प्रत्येक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देगा और हमारा पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है? आप जल्दी से फिगर बना लो। ये फिगर किसका है, प्रतिलौह चुंबकीय का। ऐसा फिगर अगर आपकी एग्जाम में बना के पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, ये प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ का क्या है, डोमेन है, जिसको आपको याद रखना। प्रतिलौह चुंबकीय एक दूसरे की क्या है, एंटी है, एंटी, विपरीत। चलो, ये तो हो गया प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं, अगला आपका है कौन सा, फेरी मैग्नेटिक, यानी कि फेरी चुंबकीय पदार्थ। जल्दी से आप फेरी लिखो, नंबर 5, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ नंबर 5 है आपका, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ, ये फेरो नहीं बल्कि क्या है, फेरी चुंबकीय है। इसको आप बोलते हो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि ऐसे इनका जो चुंबकीय गुण होता है ये लौह चुंबकीय की तरह ही होता है, लेकिन उससे बहुत ही वीक, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख लो, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर फेरो चुंबकीय पदार्थ की तुलना में, फेरो चुंबकीय पदार्थ की तुलना में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे, इनका जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर फेरो चुंबकीय पदार्थ की तुलना में दुर्बल रूप से क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट आप नोट करो जल्दी से।
अगला पॉइंट नोट करिए आप, लिखना चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन पदार्थों के डोमेनों का, बल डोमेन होगा, डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। पदार्थ हमारा छोटे छोटे खंडों में बटा होगा, इसको बोलेंगे डोमेन। तो उन डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्णों कर देते हैं, चुंबकीय आघूर्णों का अभिन्यास का जो क्रम होगा, अभिन्यास समानांतर, याद रखना ये बात, समानांतर तथा प्रति समानांतर, समानांतर यानी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, समानांतर तथा प्रति समानांतर, समानांतर अभिनय यहाँ पे समानांतर तथा प्रति समानांतर होता है, समानांतर तथा प्रति समानांतर होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम इस पदार्थ को क्या करें, गर्म कर दें। अगर फेरी चुंबकीय पदार्थ को हीट कर दो, आप गर्म, थोड़ी सी एनर्जी आप दे दो हीट करके, तो गर्म करने पर ये पदार्थ आपके जो होते हैं ये अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे कौन से चुंबकीय पदार्थ हैं जिन्हें गर्म करने पर अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अगला पॉइंट आप नोट करो जल्दी से। अगला पॉइंट होगा क्या कि फेरी चुंबकीय पदार्थ को, फेरी चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर, फेरी चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। फेरी चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर किसमें? अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल आप नोट करो। इसका एग्जांपल है मैग्नेटाइट। फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3 Fe3O4 सॉरी, इसका मतलब Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। तथा अगला इसका है फेराइट तथा फेराइट। अब फेराइट में दो हो सकते हैं, या तो वो होगा Zn, जिंक का फेराइट होगा, या तथा मैग्नीशियम का भी फेराइट हो सकता है, Mg Fe2O4, ठीक है। ऐसा क्लियर है ना? इसको बोलते हैं फेराइट। फेराइट का मतलब कि जहां पर Fe2O4 हो, बगल में कोई क्या द्विधनावेशित आयन हो, जैसे Zn Fe2O4 है तथा Mg Fe2O4 है, इसको बोलेंगे जिंक फेराइट, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम फेराइट आदि, ठीक है। इसका फिगर मैंने क्या बताया, ये ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये समानांतर तथा प्रति समानांतर चुंबकीय आघूर्णों के रूप में क्या हो जाएंगे? बोलो, विन्यासित हो जाते हैं। जैसे अगर ये आपके पदार्थ के डोमेन हैं और इन डोमेन्स का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, अगर इस डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण इधर है तो क्या होगा? समानांतर। ये दूसरे के क्या है? समानांतर। फिर प्रति समानांतर, फिर क्या होगा? समानांतर, फिर क्या होगा? प्रति समानांतर। दो समानांतर है, प्रति समानांतर, समानांतर है, प्रति समानांतर। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अगर ये इसको कैंसिल किया, ये ऊपर है नीचे, इसको कैंसिल कर दिया, और ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो इन दो की डायरेक्शन ऊपर है ना? ऊपर है, मतलब दो का चुंबकीय आघूर्ण एक तरफ काम कर रहा है। लेकिन आपने देखा था कि लौह चुंबकीय पदार्थों में सारे का क्या था? सभी का डायरेक्शन ऊपर ही था, मतलब वहाँ चुंबकीय आघूर्ण की दिशा सभी डोमेन की एक तरफ थी, जिससे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित हो रहे थे।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दूसरे को कैंसिल किया, अब ये बचा, उसकी तुलना में जो डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है वो क्या है, कम डोमेन की एक तरफ है। इसका मतलब कि ऐसे पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना में कम यानी दुर्बल रूप से क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होंगे। आपसे कोई पूछे या अच्छा बताओ फेरी चुंबकीय और फेरोमैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ में और फेरी चुंबकीय आपका दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो आप बताओगे ये उनके डोमेन की क्या है, चुंबकीय आघूर्णों की दिशा। यहाँ पर कुछ डोमेन कैंसिल हो रहे हैं लेकिन वहां पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा था। तो आप इसको जल्दी से बना लो। और ये जो फिगर है बताता है किसको, बताता है फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ को दिखाना। ऐसा फिगर आप एग्जाम में आए, ऐसे बना के पूछ ले, ऐसा किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्णों का डोमेन का ऐसा क्रम है, तो आप बताइए कि ये पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और उत्तल चुंबकीय या अनुचुंबकीय। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो ये था क्या, पदार्थों के चुंबकीय गुण। आपने देखा कि जो पदार्थ हम होते हैं कितने तरह के, चुंबकीय गुण के बेस पे 5 तरह के। कौन कौन से, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और कौन सा था, फेरी चुंबकीय पदार्थ। और सारी बातें आपको यहाँ पर बताएगी विद एग्जाम्पल। तो यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो हमें यकीन है आपके कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की, इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना, उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और एक बात हम आपको बता दें यहाँ पर कि अगर आपके निकट कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो IERT या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की तैयारी कर रहा हो, तो यहाँ पर सभी उसकी जो कक्षाएं हैं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप उसको बताएं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि इस संकट की वजह से, कोरोना की वजह से कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से, इस नरेंद्र क्लासेस के चैनल के माध्यम से आपको IERT और पॉलिटेक्निक की सारी क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई इच्छुक हो तो आप उनको जरूर बताइए कि यहाँ पर आपको सारी तैयारी आपको कराई जाएगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और निश्चित है कि आप उनको बताएंगे और इसका वो क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।